हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। मेरे साथ मैं आदित्य कुमार गौतम, आईआईटी कानपुर से। तो आज का जो हमारा जो जर्नी का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। तो हम जानेंगे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में आते हैं और इससे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो करें तो मैं पक्का ये बोल सकता हूँ कि आपको वो नंबर ज़रूर ही मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन को जानने से पहले हम कुछ चीज़ें जानेंगे, उसके बाद में हम कुछ फॉर्मूलेज के बारे में भी देखेंगे कि कैसे वो फॉर्मूलेज यूज़ किए जाते हैं और कहाँ से वो आए। मेनली हम देखेंगे कि वो यूज़ कैसे किए जाते हैं। ठीक है, अब जब भी कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू करता है तो सबसे पहला क्या रहता है बच्चों टॉपिक, कोई बता सकता है क्या मुझे? कोई नहीं। सबसे पहला टॉपिक रहता है हमारा द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। ओके, तो क्या है वो, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि आप ढाबे के ओनर हैं, ठीक है, और आपने ढाबे के अंदर क्या कर रखा है, आपने एक मान लीजिए एक ऑप्शन दिया है रोटी के लिए, ठीक है, और ये एक ऑप्शन हो गया रोटी के लिए, मान लीजिए तवा रोटी के लिए। दो ऑप्शंस दिए हैं वेजिटेबल्स के लिए, जिसमें कि एक आलू की सब्जी है और एक पनीर की सब्जी है। और तीसरा ऑप्शन में अब खाने के बाद क्या होना चाहिए बच्चों, मीठा। सभी मीठा खाना पसंद करते हैं खाने के बाद। तो मीठे में मान लीजिए बर्फी है, हमारे पास लड्डू है, और कोई बता सकते हैं कि आप क्या तीसरा हम क्या रखें? कमेंट करिए। कोई नहीं। तो हमारी तीसरी जो मान लीजिए जलेबी है, ठीक है। अब जलेबी काफी लोगों को पसंद भी आती है। अब क्योंकि आप एक ओनर हैं, अब आप मेन्यू बनाएंगे। अब जब आप मेन्यू बनाएंगे तो अब आप चाहते हैं कि कस्टमर आए आपके पास और वो वापस न जाए। क्योंकि उसको उसके लिए ऑप्शंस नहीं दिख रहे। जो भी ऑप्शंस हैं आपने दिए हैं उसमें से भी उसे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका जो ऑप्शन है रोटी आलू बर्फी है और आपने लिखा ही नहीं मेन्यू में, ठीक है। तो ये तो उसके लिए गलत बात होगी और आपका तो नुकसान होगा ही होगा। तो आप क्या सोचेंगे उस वक्त? आप सोचेंगे कि आपकी मेन्यू लिस्ट कितनी बड़ी हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, चलो रोटी है मेरे पास, फिर रोटी के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? एक तो आलू का है और एक पनीर का है, ठीक है। चलो फिर क्या है, चलो अगर रोटी ले ली आलू ले लिया, फिर मैं क्या कोई जो मेरा कस्टमर है जो ढाबे पे खाना खाने आया है वो बर्फी की डिमांड कर सकता है, वो लड्डू की डिमांड कर सकता है, और क्या कर सकता है, वो जलेबी की डिमांड कर सकता है। अब चलो मान लीजिए किसी को आलू पसंद नहीं है तो वो क्या करेगा, पनीर लेगा। पनीर के साथ वो बर्फी ले सकता है, लड्डू ले सकता है और जलेबी ले सकता है। तो ऐसे करके उसने जो ओनर है उसने काउंट किया। तो उसे काउंटिंग से ये पता चला कि मेरे पास कितने ऑप्शंस रखने चाहिए मुझे। तो उसने देखा एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। तो उसे कितने ऑप्शंस मिल गए बच्चों? 6। तो उसे 6 ऑप्शन मिल गए। तो वो अपने मेन्यू में 6 ऑप्शंस को रख सकता है, ठीक है। तो यही जो तरीका उसने अपनाया है, यही जो बेसिक प्रिंसिपल है वो काउंटिंग का है कि हमारे पास एक चीज है, हमारे पास दूसरी चीज है। एक चीज को करने का अब कितने तरीके हैं, दूसरी चीज को करने के कितने तरीके हैं, फिर हम अगर उन्हें मल्टीप्लाई कर दें जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा टोटल वेज निकल के आएगा कि उन दोनों को हम एक साथ कितने तरीकों से कर सकते हैं। देखते हैं। और जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया वही यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास 3 मिठाई के ऑप्शंस हैं, 2 वेजिटेबल्स के ऑप्शंस हैं और एक क्या है, रोटी का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारे पास कितने वेज थे? जैसा कि अभी हमने देखा, अपने लिस्ट बनाई तो हमें मिले 6, ठीक है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं 3, 2, 1। इसकी भी खासियत होगी, आप आगे जानेंगे कि ये क्या है। ये भी एक
इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ऐसे जब नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव वे में मल्टीप्लाई होते हैं, तो अभी के लिए रहने दीजिए, अभी के लिए बस देख लीजिए कि हाँ ऐसा कुछ है और ऐसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज शो होती है। तो आपने ये एग्जांपल को जाना, अच्छे से समझा। अगर आपको लिस्ट बनाने में या आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको कोई डाउट है या आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है या क्या अनक्लियर है, तो मैं उसमें सुधार करूँगा, उसे और अच्छे से रखूँगा। ओके, तो जैसा कि कोई कमेंट नहीं है तो इसका मतलब आप सब समझ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को और अच्छे से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल में हमसे बोला गया है कि चलो एक रूम है, मान लीजिए एक रूम है चलो, जिसमें एंट्री के लिए 6 डोर्स हैं। चलो 6 डोर्स बना लेते हैं। क्या जाता है डोर्स बनाने में? 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? एंट्री डोर्स है। अब बोला गया है कि 2 एग्जिट गेट्स हैं। चलो एग्जिट गेट्स भी होंगे, जब एंट्री ली है तो दूसरा कोई एग्जिट एरिया या एग्जिट प्लेस भी होगा। ठीक है, ये हमारे एग्जिट डोर्स हैं। अब कोई अगर आपसे पूछे कि आप कितने तरीके से रूम में जा और बाहर निकल सकते हैं, तो आप सोचोगे, आप एक एक करके सोचोगे कि अगर मैं इस दरवाजे से गया, अगर मैं इसको पहला दरवाजा बोलूं, अगर मैं पहले दरवाजे से गया तो मैं एग्जिट के पहले दरवाजे से निकलूंगा, या मैं दूसरे दरवाजे से निकल सकता हूं। ऐसा ही मैं दूसरे दरवाजे के साथ करूंगा तब भी मेरे पास 2 ऑप्शन रहेंगे। ऐसे ही तीसरे दरवाजे के साथ मेरे पास 2 ऑप्शन रहेंगे। तो अगर आप सोचें, अगर ऐसे एक एक करके करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। वहीं अगर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल करें तो वो कहता है कि एंट्री के मेरे पास 6 तरीके हैं। ठीक है, एग्जिट के पास में एग्जिट करने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं? मेरे पास तरीके हैं 2। तो मैं क्या करूंगा, 6 2 लिखूंगा और उसका क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास कितने टोटल तरीके निकल के आए? मेरे पास आए 12। तो मैं ये 12 तरीके हैं जिनसे मैं एंट्री एग्जिट ले सकता हूं। तो आई होप कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल काफी अच्छे से समझ में आए। अगर नहीं आए तो प्लीज कमेंट करिए, मैं और अच्छे से या और एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं इसका जो डेफिनेशन है, जो वर्ड्स डेफिनेशन है, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है उसे देखते हैं। जो इसका स्टेटमेंट है उसे देखते हैं, उसे जानते हैं। तो स्टेटमेंट कहता है, क्या कहता है स्टेटमेंट? बड़ा ही सिंपल स्टेटमेंट है, जैसा कि एग्जाम्पल में हमने जाना। क्या है? बहुत ही आसान। तो आसान कैसे है अब देखते हैं। ये स्टेट करता है कि अगर मेरे पास m तरीके हैं किसी एक काम को करने के लिए, जैसे कि अभी पीछे देखा एंट्री लेने के लिए 6 तरीके थे, बिल्कुल थे साहब। अब n तरीके हैं कोई दूसरा काम करने के लिए। ठीक है, जैसा हमने पिछले एग्जांपल में देखा 2 एग्जिट करने के रास्ते थे, बिल्कुल सर। अब जो अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दूं m इंटू n, तो वो मुझे क्या देगा? वो मेरे को इतने m इंटू n तरीके देगा वो दोनों काम एक साथ करने के लिए। मतलब कोई मेरे से बोले मेरे को एग्जिट और एंट्री भी करनी है, एग्जिट और एंट्री के वेज ढूंढने हैं, तो मेरे पास कितने निकल के आए? तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर दूंगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि मेरे को देगा 12। तो मेरे को 12 तरीके ऐसे मिले जिनसे मैं, ये 12 तरीके कैसे हैं कि मैंने एंट्री ली और एग्जिट भी कर ली। वैसे ही तो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंट्री के 12 है या एग्जिट के 12 है, नहीं। ये तरीके मेरे पास जो 12 निकल के आए हैं वो एंट्री एग्जिट एक साथ, मतलब एक साथ कहने का मतलब ये है कि पहले मैंने एंट्री करी फिर एग्जिट भी कर दी। ये कर दिया मैंने, दोनों काम कर दिए, जो आपने बोला था वो कर दिया। और ऐसे करने के मेरे पास 12 तरीके हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो समझ में आया दोस्तों? तो स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करिए। ओके, अगर नहीं है तो बहुत अच्छा, हम आगे चलते हैं। तो आगे जानते हैं कि अब हम जो आएंगे वो समझने पाएंगे क्या, फैक्टोरियल्स के बारे में। अभी हमने फंडामेंटल जो पढ़ा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा। आएंगे हम
पीएनसी पे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे एक एक करके आएंगे। उससे पहले हमें ये बातें जानना भी बहुत जरूरी रहता है। तो अब फैक्टोरियल्स क्या है? आपने शायद देखा हो, फैक्टोरियल्स कुछ नहीं, जैसा कि अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में एग्जांपल में जो रोटी वाला एग्जांपल दिया था, जो ढाबे वाला दिया था, उसमें एक था जिसका आपने देखा हो 6 को हमने ऐसे लिखा था। तो यही होता है फैक्टोरियल। अगर बोलें तो कि अगर मैं बोलूं कि जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 फैक्टोरियल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है इसका सिंबल फैक्टोरियल का सिंबल है ये, ठीक है। ये क्या करता है, अगर ये किसी भी एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर के पीछे लग गया तो उसका मतलब होता है कि 1 से लेकर उस नंबर तक हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 × 2 × 3, जो कि आंसर क्या देता है, 6 देता है। अब इसका मीनिंग समझते हैं कि ये बताता क्या है। चलो ये तो हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात, कोई दिक्कत नहीं है इसे समझने में। अब हम जानते हैं कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है। हाँ, अब कोई चीज कैसे दिख रही है, चलो ये तो पता चल गया। अब इसका मीनिंग जानते हैं कि मीनिंग क्या है। अब मीनिंग क्या कहता है, फैक्टोरियल का बड़ा ही सिंपल सा मीनिंग है, कुछ नहीं है। अगर मैं आपको 2 बॉल दे दूं, ठीक है, क्या दे दूं, 2 बॉल दे दिया भाई। एक मैंने बोला कि ये मेरी रेड बॉल है, ठीक है, एक मैंने बोला ये मेरी ग्रीन बॉल है। मैंने कहा आप इन 2 बॉलों को मेरे को आगे पीछे करके रख के दिखाइए और बताइए ऐसे कितने मेरे पास अरेंजमेंट्स बनेंगे, ठीक है। आपने किया, अरे बड़ा ही सिंपल है सर। क्या कि पहले तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही आपने दिया वैसा ही रख दूंगा, बिल्कुल सही। फिर आपने क्या कहा कि सर अब आगे पीछे कर दूंगा, ठीक है। और कुछ सोच सकते हैं। अगर आपने, अब आप रुक गए, आप बोले कि नहीं सर सिर्फ यही रहेंगे, बड़ा ही सिंपल था, कुछ और टफ दीजिए। तो मैंने कहा बिल्कुल सही, आपने जो आंसर दिया है बहुत ही अच्छा दिया है। तो यही फैक्टोरियल बताता है कि आपके पास जो पहला जो ध्यान देने वाली बात है, पहले हमारे पास आंसर कितने निकल के आए, 2। इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ 2 × 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं इसे फैक्टोरियल की टर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मेरे को 2 जो एलिमेंट दिए हुए हैं, पहली चीज जो यहाँ ध्यान देने वाली बात है फैक्टोरियल्स में, जब यहाँ हम किसी भी n नंबर का क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल कर रहे हैं, यहाँ पे हम 2 फैक्टोरियल कर रहे हैं। तो ये तो पता चल गया कि ये हमें अरेंजमेंट देता है, अलग अलग अरेंजमेंट देता है, ठीक है। अब चलो अरेंजमेंट तो दिए, अब कितने ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट दिए, हमें अरेंजमेंट दिए हैं इसने इतने नंबर के ऑब्जेक्ट्स के। यहाँ पे मतलब ये 2 जो दिखा रहा है, शो कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसका हमें अरेंजमेंट करना है, आगे पीछे लगाने हैं, ठीक है, लगा दिए। अब एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है वो ये है कि वो 2 ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए, एकदम डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। अब सेम नहीं होने चाहिए, अगर सेम हुए तो क्या होगा, चलिए वो भी लेते हैं। मान लीजिए कि दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हैं, सेम है, चलो मान लेते हैं। चलो मेरी दोनों बॉल ब्लू है, सेम है, एक जैसी है। तो आप क्या मेरे को बता सकते हैं कि इसको लिखने के कितने तरीके होंगे, कितने तरीके से मैं इसे अरेंज कर सकता हूं? तो आप बोलेंगे सर एक ही होगा, बिल्कुल एक ही होगा। अब ये 2 फैक्टोरियल तो नहीं निकल के आया ना आंसर। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 × 1 जो कि होता है 2, लेकिन हमारा आंसर तो 1 आया है। तो इसीलिए अगर आप फैक्टोरियल जब भी पढ़ें तो आपको ध्यान में क्या आना चाहिए, पहले तो ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो ध्यान में आने चाहिए। ऊपर से वो ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे, हमेशा डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट होंगे। तो n फैक्टोरियल जो है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को, जो n फैक्टोरियल जो आंसर होगा वो क्या करेगा, अरेंजमेंट्स देगा। कितने अरेंजमेंट, कैसे अरेंजमेंट्स देगा कि अरेंज कर देगा n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को आगे पीछे करके, और जो इसका आंसर आएगा वो ही टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होगा, जो कि क्या होता है n × n-1। ऐसे मल्टीप्लाई करते करते हम मल्टीप्लाई करते हैं जब तक हमें 1 तक ना चले जाए। तो आपको समझ में आया, बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल। अगर मैं और एग्जाम्पल दूं तो मान लीजिए मेरे पास क्या है,
मेरे पास 3 क्या है लेटर्स है, A, B और C। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि बताइए इनका क्या होगा, इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका तो यही है कि आप एक एक करके सारे अरेंजमेंट को लिखें, फिर उसे काउंट करें, फिर आंसर दें। और दूसरा क्या है, बड़ा ही सिंपल है, सीधा सीधा बोल रहे हैं कि तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं तो 3 फैक्टोरियल, जिसका मतलब 6। अब आइए लिस्ट भी कर लेते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। चलिए लिस्ट कर लेते हैं। एक तरीका तो ABC लिख ही दिया है मैंने। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि पहले A रहे, ठीक है, फिर क्या हो C और B चेंज हो जाए, ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया। अब मान लीजिए पहले B रहे, 2 ऑप्शन में पहले B रहे, ठीक है, फिर क्या है, फिर A आए, ठीक है, और इसमें C आए, बिल्कुल ठीक, फिर क्या आए, फिर इसमें A आए और ऊपर वाले में C आए, ये भी उन दोनों से अलग है, बिल्कुल अलग है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि पहले अब C से शुरू हो, बिल्कुल सही, A के शुरू होके खत्म हो गए, B के शुरू होके खत्म हो गए, और कुछ ऑप्शन बचा नहीं, अब C का ही बचा है। तो अब C के जो शुरू हुए हैं, अब C के बाद क्या ले सकते हैं आप, A भी ले सकते हैं या B भी ले सकते हैं। चलिए एक में A लेते हैं और एक में क्या लेते हैं, B लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ B बचा आने को और यहाँ क्या बचा, A बचा। अब सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं आपके पास। क्या आप और कोई ऑप्शन सोच सकते हैं? नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 6 ही तरीके हो सकते हैं और हमने 6 के 6 क्या कर दिए हैं, एक एक करके लिख दिए हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो देखा कि जब भी फैक्टोरियल्स आपको दिखे, आपके माइंड में आए, तो सबसे पहले पॉइंट क्या आना चाहिए कि वो डिस्टिंक्ट n नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को शो करता है, और उसका जो आंसर होता है n फैक्टोरियल, वो क्या शो करता है, उसके अलग अलग अरेंजमेंट्स शो करता है, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट करें, तभी मेरे को पता चलेगा कि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं मेरे लेक्चर के साथ, मेरे से, या आप क्या बोलते हैं, या आपका डाउट क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं तो अब ये बात अच्छी नहीं है ना कि आप देखें और आपके मन में कोई डाउट है और पूछे ही ना, आप उस डाउट को लेकर अपने साथ चले जाएं, तो ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी नहीं होती, ठीक है। तो आई होप कि आपको अभी तक सब समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं फैक्टोरियल्स की। आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा कि कैसा दिखता है, क्या मीनिंग होता है, कैसा एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अब प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये है 0 फैक्टोरियल 1। अब क्यों, इसका मैंने एक मीनिंग तो बताया ही था कि n फैक्टोरियल का क्या मतलब था। n फैक्टोरियल का था साहब, अगर हमारे पास n अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं उन्हें अरेंज करूंगा, किसी को बीच में रख दूं, किसी को कहीं रख दूं, किसी को आगे कर दूं, किसी को पीछे कर दूं, तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वो उसको उतने तरीके से प्रेजेंट करने का क्या होगा, अरेंजमेंट्स को आंसर होगा। अब बोला गया है कि 0 फैक्टोरियल। अब इसका मीनिंग अगर निकालना चाहे कोई, तो 0 का मतलब क्या होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मेरे को कुछ नहीं है को अरेंज करना है, तो आप कैसे अरेंज करेंगे, तो आप बोल देंगे जैसा है वैसे रहने दूंगा मैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि अगर कुछ है ही नहीं तो मैं उसे छेड़ूंगा ही नहीं, जैसा है वैसा रहने दूंगा। तो क्या ये एक तरीका नहीं है उसे प्रेजेंट करने का, उसे अरेंज करने का? बिल्कुल है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, इसलिए हम जो देखा होगा आपने, जो हमेशा लिखा रहता है 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि इसको 0 फैक्टोरियल मतलब 0 एलिमेंट्स को प्रेजेंट अरेंज करने का तरीका, अगर हम उसे छेड़े ही ना, कुछ ना करें, जैसा है वैसा ही रहने दें, तो वो भी एक तरीका ही है ना उसे अरेंज करने का। इसीलिए 0 फैक्टोरियल को हम लॉजिकली देखें तो वो होता है 1। आइए जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। क्या है दूसरा पॉइंट? बड़ा सिंपल है, ये तो मैंने बताया ही कि n फैक्टोरियल मैथमेटिकली एक्सप्रेशन कैसा दिखता है कि ये मल्टीप्लाई होता है n -1 n-2 टिल मल्टीप्लाई होता रहता है 1 तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये एक्सप्रेशन, ये फैक्टोरियल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस
आते हैं जिसमें आप ये डायरेक्टली यूज करें, तो ये आपको सबसे पहले तो याद रहना चाहिए फॉर्मूला। अब अगर आप मेरे को अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं, अभी सिंपल सा प्रूफ है, दे ही देता हूं, लेकिन आपको ये फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। कुछ नहीं है फॉर्मूला याद करने में, 2n फैक्टोरियल है, ठीक है, आपने 2n लिख दिया, 2 नीचे लिखा, n ऊपर कर दिया, ठीक है। अब 2n फैक्टोरियल था, आप बोल रहे हैं n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल आ गया। अब सिर्फ आपको इस चीज का याद रखना है, ये तो बड़ा सिंपल है, 2n फैक्टोरियल, ऐसे ये तो याद हो गया, अभी याद हो गया, ये तो 2 सिंपल सा है ना, 2n फैक्टोरियल, बस याद हो गया, आगे वाली टर्म तो याद हो गई। अब बात आती है इसकी, अब इसे कैसे याद करें, तो इसमें भी कुछ नहीं है, ये क्या है, अब 2n फैक्टोरियल कर ही दिया आपने, तो अब आपको ये भी होगा, यहां भी कुछ होता है, तो यहां क्या होता है, ऑड टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, ऑड टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन रहता है। अब क्या है वो टर्म्स, देखिए आप, 1 है, 3 है, ऐसे यहाँ 5 होगी टिल, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है होगी हमारी 2n, ये इवन होगी, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी 2n - 1, जो कि क्या होगी, एक ऑड ही तो होगी, इवन में से ऑड गया तो ऑड आएगा, तो सिंपल, ये भी आपको याद हो गया, कितना तो आसान है, ऑड टर्म्स का मल्टीप्लाई 1 3 5 टिल 2n - 1, सिंपल हो गया याद आपको, कोई प्रॉब्लम, कितना आसान है इसको याद रखना। अगर चलिए मैं इसका प्रूफ भी दे देता हूं, छोटा सा ही है, कि आपको कोई भी वो ना रहे कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है। तो 2n फैक्टोरियल अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा इसको, 2n - 1 मल्टीप्लाई टिल 2 × 1, सिंपल। अब क्या करूंगा मैं, इसमें से ऑड और इवन टर्म्स को अलग कर लूंगा। अब ऑड टर्म्स मैंने यहां लिख ली, ऑड टर्म्स जो कि ये वाली हैं, यही तो ऑड टर्म्स निकल के आएंगी, 1 3 5 2n - 1 तक आ गया। अब मेरे पास सिर्फ इवन टर्म्स बची, अब इवन टर्म्स क्या होंगी वो देखते हैं। अब इवन, अब प्रूफ का ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, अब मेरे को सिर्फ क्या शो करना है, मेरे को शो करना है कौन सा पार्ट, 2n फैक्टोरियल वाला पार्ट। अब तो आपको याद हो गया 2n फैक्टोरियल वाला पार्ट, है ना। तो अब क्योंकि हमने इवन टर्म्स लिए हैं, कौन, अब इवन टर्म्स क्या क्या हैं देखते हैं, 2 से शुरू होगी, 4 होगी टिल 2n होगी, सिंपल। अब इसमें से अगर 2 कॉमन ले लूं मैं तो क्या आएगा, पहला ये क्या है 1 2, ऐसी कितनी टर्म्स है, ऐसी मेरे पास n टर्म्स हैं, तो 2 × 2 × 2 n टाइम्स आएगा, तो 2 की पावर n हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया, 4 में से 2 गया 2 बचा, ऐसे ही करते करते n आएगा, और ये क्या होता है, ये होता है n फैक्टोरियल, सिंपल। तो मैंने ये कितनी आसानी के साथ प्रूफ कर दिया, अब तो आप भी कर सकते हैं, कितना सिंपल है ना। तो 2n फैक्टोरियल इंटू ऑड टर्म्स, तो ना तो ये आपको दिक्कत होगी ड्राइव करने में और ना ही इस फॉर्मूले को याद करने में। एक और बार मैं याद करवा देता हूं, कितना ही सिंपल है। 2n फैक्टोरियल अगर दे रखा हो तो क्या है 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल, कितना सिंपल, ठीक है। दोबारा से लिख देता हूं, 2n फैक्टोरियल इंटू 1 3 ऑड टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या है, बहुत ही सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है याद रखने का। अगर आपको n फैक्टोरियल है और उसे डिवाइड कर रहे हैं r फैक्टोरियल पे, बस इस पे एक चीज याद रखिए कि यहां जो हम ले रहे हैं r को क्या कर रहे हैं, r जो है हमारा वो लेस देन n है, ठीक है। इस फॉर्मूले में ये है, इस चीज को आप ध्यान रखिए, ओके। तो अब हमारे पास n फैक्टोरियल क्या होता है, n × n - 1 टिल 2 × 1, सिंपल। और ये क्या होगा, क्योंकि r से छोटा है, सॉरी r छोटा है n से, तो 1 × ... r तक होगा, क्योंकि जब n बड़ा है तो जब हम मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे तो ... कहीं पे हमें बीच में r+1 मिलेगा, फिर r मिलेगा, फिर r - 1 मिलेगा, ऐसे करते करते हमें क्या मिलेगा 1 तक मिलेगा। अगर 1 ये वाली जो टर्म है ये पूरी,
ये क्या है 1 इंटू 2 इंटू डॉट 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 टिल मल्टीप्लाई हो रहा है आर तक। तो ये इसको मैं आर फैक्टोरियल लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? कमेंट करके बताइए जल्दी से, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? कोई नहीं, तो हाँ मैं लिख सकता हूं। तो ये आर फैक्टोरियल है, ये इज इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल, और नीचे आर फैक्टोरियल है पहले से ही, ये भी क्या है आर फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब जो मेरे पास टर्म बची, वो क्या बची? n इंटू n माइनस 1 टिल मल्टीप्लाई कहां तक हो गया? r प्लस 1 तक। ठीक है, सिंपल। अगर आप याद करना चाहें तो अगर मेरे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल दे रखा है तो मैं मल्टीप्लाई जो करूंगा n से लेकर r प्लस 1 तक कर दूंगा, खत्म। n ऐसे मल्टीप्लाई करते करते कहां तक जाना है? r प्लस 1 तक। अब एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहें तो मान लीजिए 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल दे रखा है, तो सिंपली मेरे को कुछ नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई करते करते मेरे को 3 तक जाना है, जो कि बस इतना ही होता है। कितना सिंपल है ना? सिंपल। अगर इसे मैं और डिटेल में ले जाऊं तो 4 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे 2 इंटू 1, ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा 4 इंटू 3, ये रहा, सिंपल। ऐसे ही अगर मैं और बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करूं, मान लीजिए ये है यहाँ 90 है, तो सिंपल क्या करना है? 100 से मेरे को कहां तक जाना है? 91 तक। सिंपल, कहीं मेरे को पूरा एक्सप्रेशन ओपन करने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ नहीं करना। 100 से जाऊंगा, मतलब n एलिमेंट उठाऊंगा, नीचे का r फैक्टोरियल में से r उठाऊंगा, उसमें प्लस 1 कर दूंगा, बस वहां तक मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, कितना सिंपल है। तो आपने ये प्रॉपर्टीज को जाना, इनको याद करने का मैंने अपनी कोशिश पूरी करी कि मैं आपको ये यहीं पे याद दिला दूं। यहीं पे मैंने काफी बार रिकॉल भी करवा दिए और आपको थोड़ा हटके से वो भी बताया कि कैसे आप याद कर सकते हैं। आई होप कि आपको हेल्प करे। ये आपको याद रखें तो आपके लिए ही बहुत इजी रहेगा कि आप जब भी क्वेश्चन देखें तो आप तुरंत याद करें कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा, इस फॉर्मूले का यूज होगा और ये फॉर्मूला ये है, तो आपको तुरंत याद आ जाए, आपको ड्राइव ना करना पड़े, कुछ ना करना पड़े, तो आपका ही टाइम सेव होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या देखते हैं आगे आएगा। अब आते हैं हम अपने परम्यूटेशन एज एन अरेंजमेंट पे। अब हमने देख लिया, क्या देखा था हमने? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जाना था, हमने फैक्टोरियल्स जाने तो उसकी प्रॉपर्टीज देखी। अब आते हैं परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन को हम कैसे, क्योंकि अब अभी तक हमने देखा फैक्टोरियल्स क्या होता है, क्योंकि फैक्टोरियल का यूज परम्यूटेशन के लिए होता है, अरेंजमेंट्स जानने के लिए होता है, तो इसलिए फैक्टोरियल्स का यूज हम परम्यूटेशन में करते हैं, इसलिए हमने फैक्टोरियल्स को पढ़ा। अब परम्यूटेशन को जो हम मेनली यूज करते हैं वो क्या होता है? अरेंजमेंट्स के लिए होता है, अरेंजमेंट के लिए हम यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे इसके फॉर्मूले होते हैं। मैं सीधा फॉर्मूले दिखाऊंगा, उसके एग्जांपल्स दिखाऊंगा और उनको यूज करना दिखाऊंगा। थ्योरी पे सिर्फ इतना ही आपको ध्यान देना है कि परम्यूटेशन अरेंजमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो देखते हैं डिफरेंट फॉर्मूलेज और उसकी। अब ये जैसा कि मैंने बताया कि परम्यूटेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। इसमें हमें ऑर्डर पर बहुत ही ध्यान देना होता है कि किस ऑर्डर में आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बॉल का एग्जांपल दिया, तो ब्लू बॉल फिर रेड बॉल, पहले रेड बॉल फिर ब्लू बॉल, ये दोनों अलग है ना। अगर ये दोनों अलग हैं तो हम इसको परम्यूटेशन की टर्म में दो अलग अलग एलिमेंट्स मानेंगे, ठीक है। जबकि अगर आपको याद हो सेट में मैंने बताया था a, b इक्वल रहता है b, a। यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं आती हमें, लेकिन मान लीजिए परम्यूटेशन में ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमें ऑर्डर सेम नहीं रख सकते। अगर हमें ऐसा लग दिया है तो हम उसे अलग अलग ही मानेंगे। एक तरीके से आप अगर समझना चाहें या याद करना चाहें तो परम्यूटेशन को एक तरीके से मान लीजिए ऑर्डर पेयर की टर्म में, कि वहां भी ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ भी ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वो देखते हैं। तो अब हम परम्यूटेशन को कैसे डिनोट करते हैं? PNR से, या आपने ऐसे भी देखा होगा NPR से, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो जानते हैं। फॉर्मूला होता है बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, सिंपल सा। तो अब अगर आपको बोल दिया, अगर मैं एग्जांपल दूं, तो आपने क्या किया कि n को मान लीजिए 10
और r को मान लीजिए 5, तो आप क्या करेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 5, जो कि क्या होगा 5, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। और इसका पहले ही मैंने एक प्रॉपर्टी दी थी कि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल है, तो आप n इंटू r प्लस 1 कर दें, तो सिंपल कि 10 मल्टीप्लाई टिल 6 कर दें, तो ये होगा इसका आंसर, सिंपल। तो ये थे इसके छोटी सी जो डेफिनेशन बोले और कैसे हम डिनोट करते हैं और इसका क्या फॉर्मूला होता है, और ये जो फॉर्मूला है जो उससे हम निकालते हैं अपना आंसर, वो क्या मीन करता है, वो अरेंजमेंट्स को मीन करता है ऑब्जेक्ट्स के किसी न किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, ठीक है। और हमारे पास इस फॉर्मूले को हम तभी यूज करेंगे जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे हमारे पास है, अगर अब मान तो लिया चलो कि n डिस्टिंक्ट होने चाहिए, वो तो तब है। अब क्या, व्हाट इफ अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ना हो, उनमें से कुछ एलिमेंट सेम हो, फिर क्या करेंगे बताइए। तब हम ये वाला फॉर्मूले को यूज करेंगे, सिंपल। अब कैसे यूज करेंगे, एग्जांपल से समझते हैं। पहले चलो मैं इस स्टेटमेंट का मतलब बता देता हूं कि ये कह रहा है कि अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, अब उन n ऑब्जेक्ट्स में से P1 ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक तरह से दिखते हैं, P2 ऐसे हैं जो दूसरी तरीके से दिखते हैं, Pn ऐसे हैं जो अपने n तरीके से दिखते हैं, कैसे भी हों। जब हम परमुटेशन गिनेंगे कि कितने अरेंजमेंट बना सकता हूं, तो वो क्या होंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, जितने भी हमें काइंड्स मिले हैं उनको सीधा सीधा क्या कर देंगे, नीचे से उनका फैक्टोरियल लेके उससे डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल से समझिए कि अगर मेरे पास ब्लू बॉल है, फिर से ब्लू बॉल है, और ये दोनों बॉल सेम हैं, और एक रेड बॉल है, अगर मैं इसका अरेंजमेंट ढूंढूं तो मेरे को क्या फॉर्मूला क्या देगा, मेरे को फॉर्मूला देगा कि 3 फैक्टोरियल, मेरे पास ऑब्जेक्ट तो n है, लेकिन ब्लू कितने काइंड के, 2 तरीके, मतलब ब्लू कितनी बॉल्स हैं, एक जैसी 2 हैं, मतलब P1 मान लीजिए 1 काइंड का है, मतलब यहाँ पे जो ब्लू बॉल है वो एक ही तरीके, एक ही काइंड की है ना, एक ही फैमिली के, एक ही फैमिली मतलब एक ही आइडेंटिकल एकदम, ठीक है, एकदम डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ये जो ब्लू बॉल है उन्हें मैं कैसे करूंगा, ये कितनी है, 2 हैं, तो मैं लिखूंगा 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ आर अपना ही एक काइंड का है तो 1 फैक्टोरियल, कोई फर्क नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल सा 3, सिर्फ 3 आएगा, क्योंकि 3 2 1, ये क्या आएगा 2 into 1, ये कैंसिल्स, और ये क्या है 3, सिंपल। अगर इसे इसका मीनिंग निकाला जाए तो क्या है कि अगर मैंने अरेंज करूं, चलिए अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करूं, अरेंज करूंगा कि पहले तो अरेंजमेंट यही है, फिर क्या कर सकता हूं कि पहले मैं रेड बॉल ले सकता हूं, फिर मैं ब्लू बॉल ले सकता हूं, ठीक है, कर सकते हैं आप। अब क्या करूं कि पहले मैं ब्लू लूं, फिर रेड लूं, फिर से मैं क्या लूं, ब्लू बॉल लूं। क्या अब इसके अलावा आप कुछ अरेंजमेंट सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते, यही पॉसिबल तरीके हैं। इसीलिए हम ये अरेंजमेंट बार बार एक एक करके ना निकालें, तो हम यूज करते हैं इस फॉर्मूले को। तो देखा आपने ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, कितना यूजफुल है, ठीक है। तो अगर यहाँ तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत है आपको समझने में, तो प्लीज अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालकर क्लियर करें। अगर आप सब क्लियर है, अगर समझ में आ रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और अच्छे से एग्जांपल्स देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल कहता है कि हमारे पास 8 लोग हैं, ठीक है, 8 लोग हैं, मान लीजिए ओलंपिक्स चल रहे हैं स्विमिंग का, तो वो स्विमिंग ओलंपिक्स में जाते हैं, इवेंट में एंटर करते हैं। अब जब सेरेमनी होती है, जब विनर होता है, जो अवार्ड्स बांटे जाते हैं, उसमें क्या होता है, पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, उसके अलावा तो नहीं होती। नॉर्मली कोई रखना चाहे तो वो तो अलग बात है, लेकिन मेनली टॉप 3 होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, उनको मेडल दिया जाता है। अगर मेडल दिया जाता है तो अगर आपसे पूछे कि कौन कितने तरीके हैं कि मैं मेडल दे सकता हूं, कि तो आप सिंपल सा आंसर है, करना चाहें आप क्या करेंगे, 8p3 करेंगे, सिंपल, क्योंकि आपका n 8 है, जिसमें से आपको एक ही, मतलब 8 ऑब्जेक्ट्स में से सिर्फ और सिर्फ कितने ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, 3 ही लेने हैं एक बार में, तो आपका क्या आएगा 8 फैक्टोरियल बाय
8 माइनस 3 फैक्टोरियल कितना होता है 8 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, जो कि क्या होता है 876। सिंपल। अब इसको दूसरे तरीके से अगर मैं दिखाना चाहूं तो मान लीजिए ये गोल्ड की पोजीशन है, ये सिल्वर की पोजीशन है और ये है ब्रॉन्ज की पोजीशन। ठीक है, अब मैं बोलूं कि मेरे पास 8 लोग हैं, तो मैं यहाँ गोल्ड कितने लोगों को दे सकता हूँ 8 के 8 को दे सकता हूँ, किसी को भी। अगर मैं एक को चूज करना चाहूँ, मैं कितना चूज कर रहा हूँ, सिर्फ एक पर्सन चूज कर रहा हूँ जैसे मैं गोल्ड देना है। चलो ठीक है, अब मेरे पास कितने लोग बचे 7 बचे, 7 ही तो बचे, एक को तो गोल्ड मिल गया। अब ऐसा थोड़ी है उसको गोल्ड भी दे दूं सिल्वर भी दे दूं, ऐसा नहीं है यहाँ। अब सिल्वर देने की बारी है, अब मेरे पास 7 लोग हैं तो मैं 7 रखूंगा। अब मेरे पास कितने बचे 6 लोग बचे। अब ब्रॉन्ज के लिए मेरे पास 6 हैं, तो इनका अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ये अगर देखें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या है मेरे पास काउंटिंग है कि अगर यहाँ पे गोल्ड देने के मेरे पास 8 तरीके हैं, सिल्वर देने के पास मेरे पास 7 तरीके हैं, तो मैं गोल्ड सिल्वर एक साथ देने के लिए मेरे पास 8 into 7 तरीके हैं। अब गोल्ड सिल्वर दे दिया, अब गोल्ड सिल्वर देने के मेरे पास इतने तरीके आ गए 8 into 7। अब अगर ब्रॉन्ज देने के मेरे पास इतने तरीके हैं, तो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज देने के लिए मेरे पास 876 तरीका है। तो ये तो लेंथी तरीका है, सिंपल सा, हमें 8p3 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ दूसरे तरीके से सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, कहाँ हम एक एक करके करें, तो वहां सिंपल सा फॉर्मूला लगाएं और हमारा सीधा का सीधा एक फॉर्मूला डालें और आंसर बाहर। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो हमने NPR का फॉर्मूला यूज किया और हमारे पास आंसर 8 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, जिसका आंसर होगा क्या 876, जो कि क्या होगा 336। तो हमारे पास 336 वेज होंगे जिस उन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, अपने मेडल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और एग्जांपल्स को, कि अब एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरा एग्जांपल, बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है। अब जब आप रोड पे चलते होंगे तो आप क्या देखते होंगे, नंबर प्लेट्स लगे हुए होते हैं। तो वो नंबर प्लेट्स कुछ ना कुछ आपको बड़ा ही अजीब लगता हो, लेकिन आपने देखा हो पहले लेटर्स आते हैं फिर नंबर्स आते हैं, तो उनके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग रहता है छुपा हुआ, जो कि RTO वाले जानते हैं, जो कि ट्रैफिक वाले जानते हैं, जिससे कि वो इंफॉर्मेशन निकाल पाए। आजकल तो डिजिटल नंबर प्लेट्स भी आते हैं जिन पे सिम या कुछ ऐसा लगा हुआ होता है जिससे वो स्कैन कर लें, लेकिन अभी भी नंबर्स और डिजिट्स रहते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमारे पास एक नंबर प्लेट है, क्या है, चलिए नंबर प्लेट बना लेते हैं। विजुअल जब हम देखते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से आंसर देते हैं, तो ट्राई करिएगा जब आप क्वेश्चन करें तो आप ड्रॉ करें या कुछ विजुअलाइज अच्छे से करें कि आप क्वेश्चन को अच्छे से देख पाएं और आंसर कर पाएं और अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अब नंबर प्लेट है कार की, तो उसमें क्या है कि 3 लेटर्स हैं। अब वो 3 लेटर्स क्या क्या दिखा रहे हैं, पहले 2 लेटर्स हमें मान लीजिए प्लेस दिखाते हैं और एरिया दिखाते हैं, प्लेस के बाद एरिया दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक लेटर है, दूसरा है, तीसरा, ये प्लेस दिखाने के लिए आ गया, ये एरिया डिनोट करता है। मान लीजिए यूपी में क्या होता है यूपी, और ये मान लीजिए नोएडा का है तो एरिया में नोएडा लिख दिया UPN। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन कि इसके बाद हम 3 डिजिट्स लेंगे। ठीक है, ये डिजिट के लिए आ गए 3। ओके, चलो 3 डिजिट्स नंबर्स लेंगे। पहले हमने अल्फाबेट्स लेटर्स ले लिया, अब हम नंबर्स लेंगे। बिल्कुल ले लिया सर। अब क्या करेंगे, अब हमें बताना है कि ऐसी हम कितनी प्लेट्स जनरेट कर सकते हैं, ऐसी हम कितनी प्लेट्स को बना सकते हैं। क्योंकि अब ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि हम प्लेट बनाए जा रहे हैं और किसी एक टाइम के बाद वो रिपीट हो जाए और वही सेम प्लेट किसी दूसरे पर्सन के पास चले, हम ये नहीं चाहेंगे ना। तो हम एक नंबर लेंगे कि हम इतनी ही प्लेट बना सकते हैं और इतनी प्लेट ही बननी चाहिए, तो वो प्लेट्स क्या होंगी, एकदम डिफरेंट होंगी। अब सेम नंबर प्लेट देने से तो हमें ही कंफ्यूजन होगी, पुलिस को कंफ्यूजन होगी, अगर चोरी होगी तो वो कैसे ढूंढेगी आपकी कार को, अगर नंबर प्लेट ही सेम होंगे। तो ऐसे थोड़ी कि दूसरे की कार आपको दे दे, जाइए ले जाइए, यही आपकी कार है, ऐसा नहीं हो ना।
तो हम क्या करेंगे, हमें डिफरेंट चाहिए, इसलिए हम देखेंगे कि हम ऐसी कितनी प्लेट बना सकते हैं, फिर हम और कुछ लॉजिक लगाएंगे और प्लेट्स बनाने के लिए। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग देखते हैं कितनी प्लेट्स बन सकती हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है, मान लीजिए पहला लॉजिक कह रहा है कि रिपीटेशन ऑफ लेटर्स और डिजिट अलाउड नहीं है। मतलब अगर हमने एक बार लेटर यूज कर लिया इन 3 लेटर्स की जगह, तो वो दोबारा किसी और जगह पे नहीं आएगा। सेम अगर हमने एक बार कोई डिजिट यूज कर ली तो नहीं आएगी। अब देखते हैं कितनी बना सकते हैं। अगर आप आराम से अच्छे से सोचें तो आपके पास ये मान लीजिए 6 प्लेसेस हैं। 6 प्लेसेस हैं जिसमें यहाँ लेटर, यहाँ डिजिट्स। अब लेटर कितने होते हैं? 26। तो यहाँ अगर एक एक करके आप फिल करें ऑप्शंस को, तो यहाँ 26 क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। अब एक यूज हो चुका है, अब दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ 25 बचे, यहाँ 26 बचे। सेम अब यहाँ डिजिट्स आते हैं। डिजिट्स कितनी होते हैं? 0 to 9 होती हैं, जो कि कितनी होती है? 10 डिजिट्स होती है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, क्या अगर आप में से कोई समझ पाया है तो प्लीज कमेंट करिए। ओके, तो एक चीज ध्यान देने की बात है, तो हमने जो नंबर होंगे तो वो कैसे होने चाहिए? 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। अब 3 डिजिट नंबर कब होता है? 100 है, 100 के बाद वाले 99 तक हम 3 डिजिट नंबर को कंसीडर करते हैं। कभी हमने इसको तो कंसीडर नहीं किया ना। अगर यहाँ 0 हो हमारा, तो हम उसे 3 डिजिट नंबर थोड़ी बोलेंगे, हम तो इसे नॉर्मली 99 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ इस चीज का ध्यान देना है आपको। यहाँ 3 डिजिट से जो मतलब है वो इस प्लेस पर हम 0 को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो अब जब हम यहाँ 0 को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास कितने नंबर बचे? हमारे पास 9 नंबर बचे। तो मैं यहाँ इस प्लेस पे 9 नंबर्स में से किसी एक नंबर को रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। अब इस प्लेस पे तो मैं 0 कंसीडर कर सकता हूँ, 0 लूं, 1 लूं, 2 लूं, ऐसे 9 तक कितने भी ले सकता हूँ। तो यहाँ 10 ले सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ ठीक है, सिंपल सा, यहाँ 9 आ चुके हैं, यूज हो गया, अलाउड नहीं है। यहां भी हो चुका, अब यहां से एक यूज हो चुका है। तो यहां पे कितने ऑप्शन बचे? जल्दी से कमेंट करिए। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। तो अगर हमारे पास 2 डिजिट यूज हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कितने चॉइसेस हैं? 10 चॉइसेस हैं। मतलब मैं 0 भी ले सकता हूं, ये भी ले सकता हूं। तो मैं यहाँ कितना, मेरे को 9 लिखना चाहिए या 8 लिखना चाहिए? बताइए, कमेंट करिए। कोई नहीं, तो सिंपल है कि हम वहां पे कुछ नहीं, हम लिखेंगे क्या? 8। सिंपल। कि जो हमारा वो है कि पहले हमने 9 क्यों चूज किया? क्योंकि हमारे पास 9 ऑप्शन थे। फिर हमने वो 9 ही वो चूज करेंगे क्योंकि हमारे पास जो 0, 1, 2 ऐसे करके हमारे पास कितने ऑप्शंस आए? 10 आए थे। लेकिन हम क्या करेंगे? 1 को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि 1 तो पहले यूज हो चुका है। 9 अब क्योंकि 2 यूज हो चुके हैं तो क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो ऐसे करके क्या आएगा? तो हमारे पास पहले 26 थे, फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 26, 25, 24 और फिर हमारे पास 9 चॉइसेस थी क्योंकि 0 नहीं आ सकता था, क्योंकि 1 यूज भी हो चुका था, फिर भी 9 चॉइसेस थी। क्योंकि अब 2 नंबर यूज हो चुके हैं तो हमारे पास 8 चॉइसेस आए। सिंपल। तो अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आया, ये जो नंबर है, तो उतने हमारे पास क्या होंगे? डिस्टिंक्ट नंबर प्लेट्स आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? सेकंड क्वेश्चन ने हमसे बोला कि रिपीटेशन जो है वो क्या है? अलाउड है। अब रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब क्या है? कि लेटर्स वाली जगह पे, मतलब यहाँ 26 ऑप्शन है तो यहाँ भी 26 ही रहेंगे, और डिजिट्स में यहाँ पे 9 रहेगा क्योंकि 0 यूज नहीं कर सकता मैं, लेकिन यहाँ पे 10 रहेंगे। तो अब इनका जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा उतनी प्लेट्स मेरे को सेकंड रूल से मिल जाएंगी।
ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 0 एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे कोई भी मैं यूज कर सकता हूँ 0 से लेके 10 तक। सिंपल। अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं आपका डाउट और क्वेरी आपको और अच्छे से फिर मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा, उसको क्लियर करूंगा। ओके, अगर यहाँ तक समझ में आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे पास वर्ड दे रखा है महाभारत। महाभारत तो सबने देखी होगी, तो महाभारत इसमें कितने वर्ड्स हैं? तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं इस वर्ड से, महाभारत शब्द से कितने वर्ड्स बना सकता हूं उसके लेटर्स को यूज करके। मतलब मैंने एम को पहली पोजीशन से हटा के लास्ट में रख दिया, टी को लास्ट से बीच में कहीं डाल दिया, ऐसे करके इधर उधर मैंने वर्ड्स कर दिए, लेटर्स कर दिया। और ऐसे फिर मैं पूछ रहा हूं कि कितने वर्ड्स में बना सकता हूं, मीनिंग उनका हो या ना हो, मेरे को मीनिंग से मतलब नहीं, मेरे को सिर्फ वर्ड्स चाहिए कि कितने आगे पीछे करके मैं वर्ड्स बना दूं। तो आपको जब अब आप इसमें ध्यान दें कि आपके पास 10 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 10 वर्ड्स है। आपको 10 वर्ड्स के 10 यूज करने हैं, बिल्कुल करने हैं। तो आपको 10 वर्ड्स को आगे पीछे अरेंज करना है, मतलब परमुटेशन लगाओगे आप। ठीक है, परमुटेशन लगाएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो, ए 1 2 3 4 4 बार रिपीट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। H 1 2 2 बार रिपीट कर रहा है, बिल्कुल। H क्या कर रहा है? 2 बार रिपीट कर रहा है, और बाकी सब एक एक बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये परमुटेशन कॉन्सेप्ट लगेगा। और आप देखिए कि यहाँ वर्ड्स जो लेटर्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं, तो इस पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? कोई कमेंट करके बता सकता है क्या? बोलिए बोलिए, बहुत ही आसान है, n फैक्टोरियल। बोलिए, अगर यहाँ पे p एक तरीके के हैं तो p1 फैक्टोरियल डॉट 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 p के फैक्टोरियल के तरीके के हैं तो हम ये यूज करते हैं। सिंपल हो गया। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सॉरी, वो PNR नहीं है। ओके, ये फॉर्मूला इसके लिए है। ओके, तो यहाँ RN था इसलिए ये फॉर्मूला है PNN। इसको भी आप याद रखिए, ये क्या होता है? n फैक्टोरियल n माइनस n, जो कि क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, जो कि 1 होता है, जो कि n फैक्टोरियल। ठीक है, तो जब भी अगर आपको n एलिमेंट्स दे रखे हों और उसमें कुछ रिपीट कर रहे हो, मतलब आइडेंटिकल हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? परमुटेशन का, ये वाला। तो आप बोलेंगे 10 फैक्टोरियल, अब इसमें से 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल। तो यही क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो देखा कि आपको जो फॉर्मूले थे वो कितने इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चंस में यूज हो रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे जानते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या है। अब कॉम्बिनेशन को हम कैसे देखते हैं? परमुटेशन को हमने जाना था, परम्यूटेशन को हमने जाना था एज एन अरेंजमेंट, कि हम अरेंज कर रहे हैं चीजों को, अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर से याद करिएगा, हम इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ऑर्डर जो वर्ड है, जो ऑर्डर का मीनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉम्बिनेशन में क्या है? कॉम्बिनेशन सिलेक्शन है। जब भी आपके पास कॉम्बिनेशन वर्ड आए, सिलेक्शन मतलब चॉइस मान लीजिए, कॉम्बिनेशन क्योंकि दोनों सी से शुरू हो रहे हैं, तो आप जब भी कॉम्बिनेशन याद करें तो आपको चॉइस याद आए। जब भी कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो आप चूज कर रहे हैं कि हमारे पास इतने चीज हैं, हमने इसमें से इतनी उठा ली। तो जब भी कॉम्बिनेशन याद आए तो आप आपके दिमाग में आना चाहिए चॉइस, कॉम्बिनेशन, चॉइस, चॉइस, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ऑर्डर मैटर नहीं रखता, हमें मतलब नहीं है ऑर्डर से। अगर हमने कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन से मैं बताऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। पहले आप इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है? वही जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्डर जो है हमें
इतना जो है ध्यान में नहीं रहता। जब भी हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन मतलब चॉइस करते हैं, चॉइस ले रहे होते हैं, कॉम्बिनेशन ले रहे होते हैं, सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर को इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो इसे डिनोट करते हैं वो इससे होता है। परमुटेशन का क्या था, PNR से था, जिसका दूसरा मतलब मैंने बताया था NPR। अब इसका भी दूसरा मतलब ये होता है। इसका फॉर्मूला क्या था, कमेंट करिए बच्चों, अगर याद है तो आपको, या रिकॉल कर पा रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करिए, मेरे साथ साथ रिकॉल करिए कि n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और ये क्या होता है, देखिए आगे मैं लिख देता हूँ वैसे तो, चलो देखिए, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। कितना सिंपल है। जो हमारा PNR का जो NPR का जो फॉर्मूला है वो क्या है, n माइनस r। अगर इसमें ही मैं ये मल्टीप्लाई कर दूं तो सिंपल ये क्या बन जाएगा, मेरा NCR। ओके, तो एक रिलेशन ये भी है। NPR क्या है, बहुत ही सिंपल है, क्या है, अगर मैं r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं और NCR कर दूं। ओके, सिंपल। तो चलिए आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। अब एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझेंगे। अब मान लीजिए आप कोच हैं, बास्केटबॉल मान लीजिए, क्रिकेट टीम मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब बास्केटबॉल में अटैकर्स होते हैं, अटैक करते हैं, जो बॉल्स को लेके आगे जाते हैं, जो बॉल को हुप में डालते हैं, जो बास्केट रहती है उसमें डालते हैं, जो अटैक करते हैं, एग्रेसिव मोड में रहते हैं। ठीक है, हमें 2 अटैकर्स चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 2, पहला अटैकर, दूसरा अटैकर। ठीक है, ये बास्केटबॉल कोर्ट मान लीजिए, यहाँ पे हमारी बास्केट है, यहाँ पे बास्केट है, ये हैं हमारे अटैकर्स जो इस पोजीशन पे रहेंगे, जो तैयार रहेंगे कि बॉल को कब उनके हाथ में बॉल आए और वो सीधे बास्केट में डाल दें। ठीक है, अब हमें और क्या चाहिए, 2 डिफेंडर चाहिए। ये तो होना ही चाहिए, बात की बात बाद में, पहले हमें ये चाहिए। अब हमें डिफेंडर कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। डिफेंडर तो यहाँ होंगे कि वो जो बास्केट कोई ना कर पाए तब बचाने के काम कौन आता है, डिफेंडर आते हैं। तो डिफेंडर क्या करेंगे, तो डिफेंडर बॉल को डिफेंड करते हैं, इसलिए उनका नाम होता है डिफेंडर, और इसलिए उनका नाम होता है अटैकर। तो हमें 2 डिफेंडर चाहिए और 2 ही अटैकर चाहिए। अब देखिए कि मेरे पास चॉइसेस में है 3 अटैकर हैं, मतलब मेरे पास 3 अटैकर हैं, ये रहे, और मेरे पास 5 डिफेंडर हैं, 5 क्या हैं, डिफेंडर हैं। अब मैं इसमें से मेरे को क्या लेना है, मेरे को इसमें से 2 अटैकर चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए, 2 मतलब मैं चूज कर रहा हूँ, मतलब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है यहाँ मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, C, मतलब चूज कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन वाला, ना कि परमुटेशन। परमुटेशन में अरेंजमेंट करना है, अरेंज तो करना ही नहीं है, मुझे बस चूज करना है, चॉइस उठानी है, सेलेक्ट करना है। मुझे नहीं पता कि कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है, मुझे बस दोनों चाहिए, कि कौन पहले कौन बाद में आ रहा है मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि मेरे पास 2 अटैकर होने चाहिए, बस 2 आ जाओ, कौन पहले कौन बाद में आ रहा है नहीं। तो मैं लिखूंगा 3C2, सिंपल। अब मेरे पास 5 डिफेंडर है, उसमें से भी मेरे को 2 चाहिए, सेम, कि मेरे को ये मतलब नहीं है कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, मेरे को तो सिर्फ 2 डिफेंडर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 5C2, सिंपल। अब आप मेरे को बताइए कि आप क्या करेंगे। अब इसके लिए ये है, इतने तरीके मिल गए, इसके लिए इतने, तो अब मैं प्लस करूं, माइनस करूं या मल्टीप्लाई करूं, बताइए, कमेंट करिए करिए, जब तक हम आगे देखते हैं कि आपको क्या है। बहुत ही सिंपल, कि मल्टीप्लाई करना होता। सॉरी, ये गलती से वो हुआ, वरना मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दिखाना चाह रहा था। तो आज आपने देखा 2 जो आपके अटैकर्स थे, अब तो आपको सॉल्यूशन पता ही है, बट फिर भी मैं उसका लॉजिक दे देता हूं। और 2 जो आपके डिफेंडर हैं, ठीक है, तो इन दोनों के लिए आपको क्या सिलेक्शन, क्या चॉइसेस मिली थी, कितने तरीके मिले थे, 3C2, और इसके लिए 5C2। तो फंडामेंटल
से हमें क्या मिलता है कि जब भी हमें इसको करने के तरीके मिले, कोई दूसरे काम को करने के तरीके मिले, तो अब जब हमें वो काम दोनों एक साथ करने हैं तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ उनका मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये देखा आपने कि कैसे यूज आ रही है बार बार वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो जब भी मेरे पास कोई एक काम करने के दो तरीके दे रखे हों, दूसरा काम करने के कुछ तरीके दे रखे हों, तो उन्हें मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वो दोनों एक साथ काम करने के तरीके आ जाते हैं। तो सिंपल। तो अब आते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल पे। अगर मेरे पास 12 बॉल हैं, ठीक है, मेरे पास कितनी बॉल्स हैं, मेरे पास 12 बॉल्स हैं। अब 12 बॉल्स में से मुझे डिवाइड करनी है उन बॉल्स को, कैसे, 2 लोगों के बीच में डिवाइड करना है, ठीक है। मान लीजिए पहला, दूसरा, एक को मैंने 5 बॉल दे दी, 12 में से एक को मैंने 5 बॉल दे दी। मैं यहाँ, मेरे को बस बॉल देनी है, कौन सी पहली बॉल जाए कौन सी बाद में, कोई मेरे को मतलब नहीं है। तो यहाँ फिर से मैं क्या करूँ, 12 में से 5 चूज करना। चूज मतलब सी मतलब कॉम्बिनेशन। तो 12 में से 5 चूज कर ली, किसके लिए, मैंने इसके लिए चूज करी है, ठीक है। और 7 बॉल किसे देनी है, मेरे को इसको देनी है। अब 12 में से 5 बॉल मैंने चूज कर ली, तो मेरे पास कितनी बची, 12 में से जब मैंने 5 चूज कर ली तो मेरे पास 7 ही तो बचेंगी, और 7 ही बची कुची मेरे को किसको देनी है, B2 को देनी है। तो मेरे पास B1 को देने के लिए इतने तरीके हो गए, और B2 को देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका मिला। एक ही तरीका क्यों, क्योंकि 5 बॉल तो पहले ही दे चुका हूं, अब जितनी भी बची होंगी वही तरीका तो रहेगा। मैंने बोल दिया ये, तो मैंने उसको दे दिया इतने तरीके से। अब जितनी भी बार मेरे पास 7 बॉल बचेंगे, हर बार मैं दे दूंगा, ले भाई B2 भाई आप लीजिए ये बॉल, बस मेरे पास एक ही तो तरीका बचेगा। तो मेरे पास इन दोनों को करने के कितने तरीके आ गए, इंटू 1 आ गए। इसका जो B1 को जो इतने तरीके से दिया था, और इसको जो रिमेनिंग बची हुई बॉल थी वही तरीका बचा था, वो कि जैसे कि मैंने दे दिया ऐसे, तो 1 एक ही तरीका बचा। तो ये तो एक तरीका हो गया। क्या यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हो गया? आप कमेंट करके बताइए, क्या यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्या ये सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म हो गया? क्या मेरे को अब यहाँ रुक जाना चाहिए सॉल्यूशन पे, मतलब ये आंसर कंप्लीट है क्या? नहीं, ये आंसर कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ जो है अभी आधा आंसर हुआ है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि मेरे को 12 बॉल डिवाइड करनी है, कि एक के पास 5 जाए, दूसरे के पास 7। यहाँ पे क्या किया मैंने, B1 को 5 दी हैं, B2 को 7। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने B2 को 5 दूं और B1 को 7 बॉल दूं, ये भी तो पॉसिबल है। बिल्कुल, तब जाके मेरा क्या होगा, आंसर पूरा कंप्लीट होगा। तो जो अब एक तरीका तो ये निकल के आ गया था, ये पॉसिबल वेज थे, ठीक है। अब दूसरे तरीके में B2 के पास कितनी चॉइसेस मिल रही हैं, कि B2 को मैं 5 दे रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने क्या किया, B2 को 5 दी, B2 को तो 5 दे दी। अब पहले मैंने B1 को 5 दी थी और B2 को 7। अब मैं B2 को 5 दे रहा हूं, B1 को 7। तो ये भी तो एक तरीका होगा ना मेरे डिवाइड करने का, कि एक को मैं 5 दे रहा हूं, दूसरे को 7। दूसरी बार मैं ये कर सकता हूँ, एक को 7 दूं, दूसरे को 5, सिंपल। तो B2 को अब मैं 5 दे रहा हूं, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। इसका जो वेज निकल के आएंगे वो भी सेम ही आएंगे। अब दोनों को मैं क्या कर दूंगा, अब बताइए आप, मेरे को क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई, माइनस या सम? यहां पर अच्छे से समझिएगा, ये वाले तरीके हैं कि इसको मान लीजिए कि B1 को पहली बार में 5 दी और बची कुछ इसको दे दी, और इसके वेज आ गए कुछ, जो कि 12C5 × 1 आए। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा से B1 को 7 बॉल दे रहा हूं, B2 को 5। तो इसका भी अगर B2 के अकॉर्डिंग देखूं तो B2 की कितनी बॉल्स मेरे को मिलेंगी, कितने वेज मिलेंगे, इतने। अब दोनों तरीके हो गए।
अब इतने इतने इस केस में मिले, इतने इस केस में मिले, 2 केस में अलग अलग मेरे को जो आंसर मिले मैं उनको सम कर दूंगा सिंपल, क्योंकि वो दोनों जो तरीके हैं एक साथ थोड़े ही करने हैं मेरे को। मतलब एक बार में ही मैं 5 दे दूं, एक बार में ही मैं 7 दे दूं, ऐसा थोड़े ही है। मतलब मैं दूंगा B1 को तो एक बार में 5 दूंगा, दूसरी बार में B2 को 7 दूंगा, यही हो सकता है। इसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता, एक साथ तो ये दोनों हो सकते हैं। इसलिए मैंने 12C5 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है इसके और इसके बेस से, ठीक है। और दूसरे में अभी 12C5 इंटू 1 करूंगा। अब दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा। तो इनका प्लस करूंगा तो 2 इंटू 12C5 जो होगा वो क्या होगा, टोटल वेज होंगे। ओके, तो यही क्या है, 12C5 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल ही क्या है, 2 है, कुछ नहीं, सिंपल। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन। तो आई होप कि आप सभी को इस क्लास में जो आपके वीक पॉइंट्स थे या कुछ अनक्लियर रहा हो कभी, तो आपको इस क्लास में क्लियर हुआ हो। और आई होप आप अपनी प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर रहे हो। तो थैंक यू। ओके, सो थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम आगे इस टॉपिक को बढ़ाएंगे, कुछ पॉइंट्स बताएंगे, कुछ और फॉर्मूलेस बताएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। वैसे ये भी, इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पिछले जेईई मेंस के क्वेश्चन में आ चुके हैं। सो थैंक यू।